प्रियंका मर्डर केस से जुड़ी, जहां पर आफताब को लेकर ये बड़ी जानकारी हमें सूत्रों के हवाले से मिली है कि तिहाड़ जेल में रहकर आफताब शतरंज खेलता है। शतरंज पर अकेले दोनों तरफ की बिसात बिछाकर घंटों शतरंज खेलता है। शतरंज का शौकीन है। न्यूज 18 के हमारे सहयोगी आनंद तिवारी की एक खबर आप देख रहे हैं, जहां पर हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि आफताब तिहाड़ जेल में बंद है और इस दौरान वो शतरंज खेलता है, दोनों तरफ की बिसात बिछाता है और शायद यही कारण है कि वो इसी तरीके से पुलिस को गुमराह करने का काम कर रहा है, पुलिस के लिए भी मुश्किलें पैदा कर रहा है और साजिश रच रहा है। जिस तरीके से वो शतरंज में बिसात बिछाता है और दोनों तरफ की चालें चलता है। तो आफताब को लेकर ये बड़ी जानकारी, बड़ा खुलासा हुआ है जो चौंका देने वाला है, क्योंकि हर किसी के जहन में ये सवाल है कि कई महीने बीत जाने के बाद भी आखिर क्यों दिल्ली पुलिस के हाथ खाली है, क्यों पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। ऐसे में ये जानकारी निश्चित तौर पर सवाल खड़े करती है। जैसे शतरंज में वो बिसात बिछाता है, क्या ऐसी ही बिसात वो पुलिस के लिए भी बिछा रहा है? खबर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी, जहां पर मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ को लेकर यह जानकारी मिली है खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से कि गोल्डी बराड़ को अमेरिका की कैलिफोर्निया में डिटेन किया गया। मतलब ये कि उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों को यह जानकारी मिली है कि 20 नवंबर के आसपास उसे हिरासत में लिया गया था और इस दौरान उससे 2 बार वहां की पुलिस ने पूछताछ की। हालांकि अब तक कैलिफोर्निया पुलिस की ओर से इसको लेकर आधिकारिक कोई जानकारी भारत सरकार को नहीं दी गई है, लेकिन खुफिया विभाग के सूत्रों के मुताबिक ये बात सामने आ रही है कि कैलिफोर्निया में गोल्डी बराड़ को लेकर बड़ी हलचल हुई है। गोल्डी बराड़ ने कनाडा में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रची थी। यहां आपको यह भी बता दें कि न्यूज 18 इंडिया ने पहले ही आपको इस बात की जानकारी दी थी कि गोल्डी बराड़ जो कि कनाडा में था, क्योंकि उसे अपनी जान का खतरा था, लिहाजा वो कनाडा छोड़कर कैलिफोर्निया चला गया था। तो गोल्डी बराड़ पर शिकंजा कसने की बड़ी कार्रवाई हुई है। दावा किया गया कि अमेरिका की कैलिफोर्निया में गोल्डी बराड़ को डिटेन किया गया। बताया जा रहा है कि गोल्डी बराड़ को 20 नवंबर के आसपास हिरासत में लिया गया। गोल्डी बराड़ से अब तक पुलिस 2 बार पूछताछ कर चुकी है। गोल्डी बराड़ सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का आरोपी है। उस पर लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर हत्या की साजिश रचने का आरोप है। दावा किया जा रहा है कि मूसेवाला की हत्या के बाद डर से गोल्डी बराड़ कनाडा छोड़कर कैलिफोर्निया चला गया था। और इस वक्त बड़ी खबर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से जुड़ी, जहां पर आजम खान की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आजम खान ने एक जनसभा के दौरान महिलाओं को लेकर एक टिप्पणी की, एक विवादास्पद टिप्पणी की, जिसके बाद कुछ महिलाओं ने गंज थाने में जाकर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के रामपुर से, जहां से विधायक हैं आजम खान, और आपको इस बात को लेकर ये जानकारी दे दें कि जो आजम खान, जिन पर लगातार पहले भी कई मुकदमे दर्ज रहे हैं, पहले ही उनकी मुश्किलें पड़ी हुई हैं, एक बार फिर से उन पर एक मुकदमा दर्ज होता दिखाई दे रहा है, एक FIR दर्ज हुई है। शहनाज नाम की महिला ने एक तहरीर दी, उस पर जो है आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसमें मुकदमा दर्ज हुआ है धारा 394B, 354A, 353A, 505(2) और 504, 509, 125। विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया। 19 जिलों की 89 सीटों के लिए कल वोटिंग हुई। पहले चरण में 7% के करीब वोटिंग हुई। हालांकि 2017 से अगर हम इसे कंपेयर करते हैं तो ये वोट प्रतिशत कम रहा। सौराष्ट्र में दक्षिण गुजरात के मुकाबले 14% वोटिंग कम हुई है। वहीं दक्षिण गुजरात में 66% वोटिंग दर्ज की गई और इस तरह सौराष्ट्र में दक्षिण गुजरात के मुकाबले 8% वोट कम पड़े हैं। यहाँ के 12 जिलों में सिर्फ मोरबी ही है जहां पर 54% वोट पड़े। बाकी के अन्य जिलों में 50% से भी कम वोटिंग हुई है। तो कल पहले चरण का मतदान गुजरात में हुआ संपन्न। हालांकि 2017 के मुकाबले इस बार वोटरों में उत्साह कम दिखाई दिया। इधर भारत और अमेरिका की सेना के बीच LAC पर हो रहे युद्ध अभ्यास से चीन घबरा गया। चीन के विदेश मंत्रालय ने इस मिलिट्री ड्रिल को लेकर एक बयान जारी किया।
और इस सैन्य अभ्यास पर सख्त नाराजगी जताई। ये बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिकी सेना से भारतीय जवान दुश्मन पर कहर बरपाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस मिलिट्री ड्रिल से चीन इसलिए घबराया हुआ है क्योंकि ये उसकी सीमा के काफी करीब हो रही है। यही वजह है कि जैसे ही इसके बारे में चीन को जानकारी मिली, उसने विरोध जताया। Of the agreements signed between China and India in 1993 and 1996. हालांकि जैसे ही चीन ने समझौते को तोड़ने का आरोप लगाया, भारत की तरफ से भी उसे जवाब दे दिया गया। भारत किसके साथ अभ्यास कर रहा है, क्या कर रहा है, इसमें तीसरे देशों का कोई वीटो नहीं है। भारत और अमेरिका की सेना के बीच ये युद्ध अभ्यास चीन की सीमा से 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर हो रहा है। उत्तराखंड के औली में हो रही इस मिलिट्री ड्रिल में भारतीय सैनिक अपनी ताकत को बढ़ाने में जुटे हुए हैं। अमेरिकी सेना से घातक हथियार चलाने से लेकर कई तरह के जंग के हालात बनाकर उनसे निपटने की भी ट्रेनिंग जवान ले रहे हैं। दोनों देशों के बीच बीते 15 नवंबर से शुरू हुआ ये सैन्य अभ्यास 2 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। जहां कल पहले चरण का मतदान गुजरात में संपन्न हो गया, दूसरे चरण के लिए लगातार बीजेपी की ओर से ताबड़तोड़ रैली की जा रही है और कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली हुई है। और आज भी पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कई जनसभाएं करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनासकांठा के कनकराज, पाटन, सोजीतरा, अहमदाबाद में ताबड़तोड़ जनसभाएं करेंगे। पीएम मोदी के कनकराज में रैली सुबह 11 बजे होगी, जबकि पाटन में दोपहर 12:30 बजे उनकी रैली होनी है। और इसके बाद पीएम मोदी की सोजीतरा में दोपहर 2:30 बजे और अहमदाबाद में आखिरी रैली शाम 7 बजे होगी। तो वहीं अमित शाह की सुबह 10 बजे मेहसाना में जनसभा होनी है, जबकि दोपहर 2:30 बजे अमित शाह बीजापुर में जनसभा करेंगे। तो अमित शाह शाम 4 बजे वडोदरा में रोड शो करेंगे और इसके बाद शाम 7 बजे अमित शाह अहमदाबाद में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि आफताब ने नार्को टेस्ट में भी श्रद्धा के कत्ल की बात कबूल कर ली। इस हत्याकांड के आरोपी ने पॉलीग्राफ टेस्ट में भी अपना जुर्म मान लिया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसका नार्को टेस्ट करवाया, जिसमें यह बात उसने फिर कबूल कर ली कि उसी ने श्रद्धा की हत्या की थी। खबर है कि इस दौरान आफताब ने पुलिस को यह जानकारी भी दी है कि उसने हत्या में किन हथियारों का इस्तेमाल किया था और फिर मकसद पूरा हो जाने के बाद उन्हें कहां-कहां फेंका। सूत्र बता रहे हैं कि आफताब ने यह भी माना कि उसने गुस्से में आकर श्रद्धा की जान ली थी। सूत्रों के मुताबिक नार्को टेस्ट में आफताब ने वो राज भी उगल दिए कि श्रद्धा के मोबाइल फोन और कपड़े उसने कहां फेंके थे। बताया गया कि अगर पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट में पूछे गए सवालों के जवाब में अंतर पाया गया तो आफताब का एक बार फिर नार्को टेस्ट हो सकता है। लुधियाना कोर्ट धमाका मामले में बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि एनआईए के हाथ बड़ी कामयाबी लग गई है। आतंकी हरप्रीत सिंह को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार एनआईए ने कर लिया है। बताया गया कि एनआईए की लिस्ट में हरप्रीत सिंह मोस्ट वांटेड था, उस पर इनाम तक घोषित किया गया था। हरप्रीत सिंह पर इससे पहले भी कई मामले दर्ज थे, जिसके बाद उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था और अब ये कार्रवाई की गई है और उसे दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले साल दिसंबर के महीने में लुधियाना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमला किया गया था, ब्लास्ट किया गया था, जिसमें कई लोग घायल हुए थे और उसके बाद से ही हरप्रीत सिंह को लेकर पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही थी, उसे खोज रही थी और अब उसे दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। हरप्रीत की गिरफ्तारी एनआईए ने कर ली है। मोस्ट वांटेड, जिसको लेकर कई बार पुलिस कई जगह दबिश भी दे चुकी थी। गुजरात में दूसरे चरण के मतदान के लिए लगातार बीजेपी की ओर से चुनाव प्रचार किया जा रहा है और इसी कड़ी में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी गुजरात में प्रचार किया और इस दौरान एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि इस बार की जीत ऐतिहासिक होगी। 27 साल से भाजपा पावर में है और अभी भी हमारे नेता की लोकप्रियता देखिए, जनता अपने आप निकलती है। मैं तो यहाँ व्यवस्था में आया था, मेरे लिए भी बड़ा भावुक क्षण है कि आज जो 14 साल ने काम किया और आज जो वो देश के लिए काम कर रहे हैं, ये उसका प्यार है। ऐतिहासिक विजय होगी, न भूत हो न भविष्य। इस बीच भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाल ली। सितंबर 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया जाएगा, जिसे लेकर तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। इस बार G20 की थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य रखी गई है। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में होगा, लेकिन इसके अलावा देश के 50 शहरों में भी बैठकें करवाने का लक्ष्य रखा गया है। उधर दिल्ली आबकारी नीति मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और विधायक के कविता का नाम भी शामिल हो गया। ईडी ने जांच के कुछ दस्तावेज कोर्ट में पेश किए, जिनमें के कविता का नाम भी है।
ईडी ने गिरफ्तार कारोबारी अमित अरोड़ा से पूछताछ के बाद उनका नाम केस में शामिल करने का दावा किया। आबकारी मामले की जांच रिपोर्ट में उस ग्रुप का जिक्र किया गया जिसे साउथ ग्रुप के नाम से जाना जाता है और आरोप है कि के कविता इसकी अगुवाई करती हैं। इसी ग्रुप पर 100 करोड़ की रिश्वत देने का आरोप है। इस बीच कैंसर से जूझ रहे ब्राजील के पूर्व फुटबॉलर पेले को रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसकी जानकारी उनकी बेटी ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी और कहा कि कोई गंभीर बात नहीं है। उनके पिता को रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सितंबर 2021 में पेले के कोलन से ट्यूमर निकाला गया था, जिसके बाद से वो रूटीन चेकअप के लिए जाते रहते हैं। उधर गुजरात में दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। दूसरे चरण के लिए पीएम मोदी ने कल अहमदाबाद में करीब 50 किलोमीटर लंबा मेगा रोड शो किया। इस रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने सड़क के दोनों ओर खड़े होकर प्रधानमंत्री का अभिवादन किया और उनकी एक झलक पाने को बेताब दिखे। पीएम मोदी विशेष रूप से डिजाइन किए गए गाड़ी में खड़े होकर हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते दिखे। पीएम मोदी का ये अब तक का सबसे बड़ा चुनावी रोड शो है। रोड शो नरोड़ा से चांदखेड़ा तक करीब 50 किलोमीटर लंबा था। रोड शो शाम 5:15 पर नरोड़ा से शुरू हुआ, जो कि रात करीब 9 बजे चांदखेड़ा में खत्म हुआ। इस रोड शो के दौरान पीएम मोदी ने अहमदाबाद की 13 विधानसभा सीटों को कवर किया। रोड शो के रास्ते में सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महापुरुषों की प्रतिमाओं पर पीएम मोदी ने फूल चढ़ाए। वहीं पीएम मोदी आज अहमदाबाद सहित कई जिलों में रैलियों को संबोधित करेंगे। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जब रोड शो किया, उस दौरान एक एम्बुलेंस वहां से गुजर रही थी और अपना रोड शो रोकते हुए प्रधानमंत्री ने एम्बुलेंस को रास्ता दिया। सुरक्षा कर्मियों ने भी एम्बुलेंस को आगे ले जाने के लिए सहयोग किया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें देखा कि पीएम का काफिला आगे बढ़ रहा था कि तभी एक एम्बुलेंस आती दिखी। एम्बुलेंस को देखते ही पीएम मोदी जिस गाड़ी में खड़े थे वो एक साइड में जाकर रुक गई। एम्बुलेंस को रोड शो के बीच में से निकलवाने की जिम्मेदारी खुद पीएम मोदी के सुरक्षा कर्मियों ने उठा ली। सुरक्षाकर्मी दौड़कर एम्बुलेंस को आगे निकलवाते दिखे। रोड शो के बीच से एम्बुलेंस को रास्ता देने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में भी पीएम मोदी की रैली के बीच एक एम्बुलेंस आ गई थी। उस समय भी पीएम मोदी ने अपना काफिला रोककर एम्बुलेंस को रास्ता दिया था। उधर आतंकी संगठन आईएसआईएस ने अपने सरगना अबू अल हसन अल हाशमी अल कुरैशी के मारे जाने की पुष्टि कर दी। मतलब यह कि इसी के साथ इस्लामिक स्टेट का तीसरा सरगना ढेर हो गया, जिसकी पुष्टि आईएसआईएस ने एक दिन पहले की थी और बताया कि अबू हसन अल हाशमी अल कुरैशी युद्ध में मारा गया। हालांकि अमेरिका ने उसके मारे जाने का दावा अक्टूबर में ही कर दिया था, लेकिन आईएसआईएस की तरफ से इसे अभी तक माना नहीं गया था। वैसे आईएसआईएस के सरगना के मारे जाने पर आतंकी संगठन की तरफ से ज्यादा जानकारी नहीं दी गई, जैसे कि उसकी मौत कब और कहां हुई, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। अबू अल हसन अल हाशमी अल कुरैशी को इसी साल फरवरी में आईएसआईएस के दूसरे सरगना अबू इब्राहिम अल कुरैशी की मौत के बाद आतंकी संगठन का नया सरगना बनाया गया था, लेकिन अब उसकी मौत के बाद आईएसआईएस ने नए सरगना के नाम का भी ऐलान कर दिया। आईएसआईएस ने अबू अल हसन अल हुसैनी अल कुरैशी को नया सरगना बनाया है और यह ऐलान ऐसे वक्त में किया गया जब आईएसआईएस अपने स्लीपर सेल के जरिए इराक और सीरिया में घातक हमले कर एक बार फिर से अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। बड़ी खबर श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी बता दें, जहां पर कल आफ्ताब का नार्को टेस्ट हुआ और आज पोस्ट इंटरव्यू टेस्ट उसका तिहाड़ जेल में ही किया जाएगा। आफ्ताब से ये पूछताछ एफएसएल की टीम करेगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच कभी भी आफ्ताब का ये पोस्ट टेस्ट इंटरव्यू हो सकता है, जिसमें एक बार फिर से आफ्ताब से सवाल जवाब किए जाएंगे। श्रद्धा हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपी आफ्ताब पूनावाला का अब पोस्ट टेस्ट इंटरव्यू कराया जाएगा। आफ्ताब का ये पोस्ट टेस्ट आज तिहाड़ जेल में ही होगा। बताया जा रहा है कि इसके लिए एफएसएल की 4 सदस्यीय टीम तिहाड़ जेल जाएगी, वहीं पर आफ्ताब का पोस्ट टेस्ट इंटरव्यू करेगी। आफ्ताब का पोस्ट टेस्ट इंटरव्यू सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच किया जाएगा। नार्को टेस्ट के बाद ये इंटरव्यू किया जाता है, जो नार्को टेस्ट का ही हिस्सा माना जाता है। खबर है कि फॉरेंसिक साइंस लैब के 4 सदस्य और इस केस के जांच अधिकारी तिहाड़ जेल के जेल नंबर 4 पहुंचेंगे। आफ्ताब की सुरक्षा के मद्देनजर ये टेस्ट तिहाड़ जेल में ही लिया जाएगा। साकेत कोर्ट ने एक अहम आदेश में यह कहा था कि आफ्ताब का पोस्ट टेस्ट इंटरव्यू जेल में ही किया जाए। इससे पहले सोमवार को पुलिस जब आफ्ताब को लेकर जा रही थी, तभी उस गाड़ी पर कुछ लोगों ने तलवार से हमला कर दिया था। उसके बाद एक रोज पहले यानी 1 दिसंबर को आफ्ताब का नार्को टेस्ट दिल्ली के रोहिणी स्थित अंबेडकर अस्पताल में हुआ, जहाँ करीब 2 घंटे तक आफ्ताब से सवाल जवाब किए गए थे।
इधर टाइगर विवाद की जांच के बाद अभिनेत्री रवीना टंडन ने सफाई दी कि वो जिस गाड़ी में घूम रही थी वो वन विभाग की गाड़ी थी। आरोप है कि टाइगर की फोटो लेने के चक्कर में उन्होंने नियमों की अनदेखी की थी, जो उनके लिए मुसीबत का सबब बन गई और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए, क्योंकि जिस वक्त रवीना टंडन फोटो ले रही थी उनकी गाड़ी टाइगर के काफी करीब पहुंच गई थी। रवीना टंडन ने इसका वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर 25 नवंबर को पोस्ट किया था। वीडियो में साफ दिखा कि जब वो टाइगर की तस्वीर ले रही थी तब वो उनकी गाड़ी के नजदीक आ गया था। एक बार तो वो गाड़ी पर झपटने की कोशिश करता भी नजर आया था। इस वीडियो के सामने आने के बाद ही रवीना टंडन पर नियमों से खिलवाड़ करने के आरोप लगे थे, लेकिन अब रवीना टंडन ने सफाई दी कि वो जिस गाड़ी पर सवार थी वो वन विभाग की थी। उन्होंने ये दावा भी किया कि गाड़ी में एक गाइड भी सवार था। उधर महाराष्ट्र के पुणे में हैरान करने वाली एक घटना सामने आई, जिसका वीडियो सामने आया, जहां तेंदुआ और कुत्ते के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। वीडियो में दिखा कि एक मकान के अंदर एक कुत्ता बैठा है कि तभी एक तेंदुआ मकान के अंदर घुस गया और इसके बाद तेंदुआ कुत्ते पर पीछे से जोरदार हमला करता दिखा। तेंदुए का एकाएक हमला करने पर कुत्ता डर गया और तेजी से भागने लगा। कुत्ता तेंदुए से बचने के लिए भागने के दौरान पास ही रखी 2 कुर्सियों से तेजी से टकरा गया। उसके बाद जब तक कुत्ता खुद को संभालता, तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया और इस दौरान कुछ देर तक कुत्ता और तेंदुए में जबरदस्त लड़ाई होती रही। तेंदुआ कुत्ते पर जोरदार हमला करता दिखा और कुत्ता खुद को बचाने की लगातार कोशिश करता रहा। कुत्ता और तेंदुआ लड़ाई के दौरान पास ही रखी एक साइकिल से जा टकराए। फिर तेंदुआ वहां से भागने लगा और मौका मिलते ही कुत्ता तेजी से भाग खड़ा हुआ। कुत्ते और तेंदुए के बीच की जोरदार लड़ाई मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लेबनान के किसरवान प्रांत में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। रेगिस्तानी इलाका होने के बावजूद वहां कई घंटों तक लगातार बारिश होती रही। क्लाइमेट चेंज को इस भारी बारिश की वजह माना जा रहा है, जिसकी वजह से किसरवान प्रांत के एक इलाके में कई गाड़ियां खिलौने की तरह बहने लगी। इसी बीच एक आदमी बहती कार में फंस गया। वो किसी तरह कार से निकलकर बाहर आया। अगर वो ऐसा नहीं करता तो कुछ ही पलों में वो और उसकी कार पानी के तेज बहाव में बह जाती। इसी तरह कई इलाकों में सड़कों पर पानी सैलाब की तरह बहता दिखा, जिसमें कई गाड़ियां या तो पूरी तरह डूब गईं या फिर बहकर दूर चली गईं। हाईवे का तो और भी बुरा हाल हो गया। बाढ़ की वजह से गाड़ियां जहां तहां फंस गईं, जिससे कई किलोमीटर तक जाम लग गया। इस बाढ़ ने बड़े बड़े ट्रकों पर भी ब्रेक लगा दिया। खबर है कि पानी निकलने की अच्छी व्यवस्था न होने की वजह से बाढ़ ने वहां इतनी तबाही मचाई। इसी तरह की तस्वीरें कई दूसरे इलाकों से भी सामने आई। और उधर अमेरिका के ओहियो से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक हाईवे पर लोग गाड़ी रोककर पैसा लूटते दिखे। हाईवे पर पैसे लूटने की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें देखा कि हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार है। इस दौरान कई लोग हाईवे पर पैसे लूट रहे थे। गाड़ियों के ड्राइवर गाड़ी को रोककर उतरते दिखे और पैसे लूटने लगे। इस दौरान हाईवे पर बीचों बीच पुलिस की एक गाड़ी भी लगी थी, जिसकी वजह से हाईवे पर गाड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। बीच सड़क पर पुलिस की गाड़ी लगने की वजह से हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार थी। दूसरी ओर कुछ लोग पैसे थैलियों में भरते रहे। बताया गया कि हाईवे पर पैसे लूटने की वजह से 30 मिनट तक ट्रैफिक की समस्या बनी रही। वहीं हाईवे पर लोग किसका पैसा लूट रहे थे, इसकी जांच की जा रही है। इधर गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 60% मतदान हुआ, जो पिछली बार से कम है। पहले चरण में 19 जिलों की 89 सीटों के लिए वोट डाले गए, जिन पर 60% मतदान हुआ, जबकि पिछली बार यानी 2017 में पहले चरण में करीब 67% मतदान हुआ था। यानी इस बार यह आंकड़ा घट गया और 60% रहा। Whole day, the polling completed very successfully and very peacefully. अब दूसरे चरण की 93 विधानसभा सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने पीएफआई पर बैन के खिलाफ याचिका खारिज कर दी। बैन के विरोध में जेल में बंद पीएफआई के एक सदस्य ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उसने केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी थी और पीएफआई पर लगाए गए प्रतिबंध पर सवाल उठाया था, जिसकी याचिका पर सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। इसी साल सितंबर में केंद्र सरकार ने यूएपीए के तहत पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके सहयोगी संगठनों पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया था। उधर एक्टर विजय देवरकोंडा से ईडी ने फिल्म लाइगर की फंडिंग से जुड़े एक मामले में पूछताछ की। ईडी ने विजय देवरकोंडा को अपने हैदराबाद दफ्तर बुलाया, जहां उनसे 9 घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई और विजय देवरकोंडा से फिल्म के लिए मिली विदेशी फंडिंग से जुड़े कई सवाल किए। एक्टर विजय देवरकोंडा का कहना है कि उन्होंने ईडी की पूछताछ में सहयोग किया। एक्टर विजय देवरकोंडा से पहले ईडी ने फिल्म के 2 निर्माताओं पुरी जगन्नाथ और चार्मी कौर को भी पूछताछ के लिए बुलाया था। उधर उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां कुछ लड़कियों ने ज्वेलरी की दुकान का ताला तोड़कर चोरी करने की कोशिश की। लड़कियों की चोरी करने और दुकान का ताला तोड़ने की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है।
जिसमें देखा गया कि लड़की एक दुकान के शटर का ताला तोड़ने की लगातार कोशिश कर रही है और इस दौरान वहां एक लंबे लोहे से भी लगातार ताले को तोड़ने की कोशिश करती दिखी। इस दौरान लड़की की नजर जब दुकान के बाहर लगे कैमरे पर पड़ी तो वो कैमरे पर भी किसी चीज से हमला करती दिखी। उसके बाद वो फिर से शटर के ताले को तोड़ने की कोशिश करने लगी। इस दौरान दूसरी लड़कियां चौराहे से नजर रख रही थी कि ताकि किसी के आने से पहले वो वहां से भाग सके। वहीं दुकान का मालिक जब सुबह दुकान पहुंचा तो शटर का ताला टूटा देखते ही उसके होश उड़ गए। दुकानदार की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी में रिकॉर्ड घटना के आधार पर लड़कियों की पहचान में जुट गई है। एक लड़की शटर तोड़ने की प्रयास करती है, उसी समय वहां रात्रि गश्त पे मौजूद एक्शन मोबाइल हूटर बजाते हुए जाती है। हूटर की आवाज़ सुन करके वो लोग वहां से भाग जाते हैं। वहीं दुकान में चोरी के प्रयास का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद आसपास के लोगों में डर का माहौल है। इस बीच भारतीय सेना ने उत्तराखंड के औली में युद्ध के अभ्यास के दौरान अर्जुन नाम के एक बाज का वीडियो जारी किया जो ड्रोन का शिकार कर सकता है। सेना के मुताबिक इस बाज को हमले के लिए खास ट्रेनिंग दी गई है और इसी वजह से यह दुश्मन के किसी भी ड्रोन पर अटैक कर सकता है। यानी ये बाज आसमान में आम पक्षी की तरह उड़ेगा, लेकिन जैसे ही सेना इसे इशारा करेगी ये हमलावर ड्रोन पर झपटकर उसे पल भर में तबाह कर देगा। इस काम के लिए बाज अपने मजबूत पंजों और तेज नजरों का इस्तेमाल करेगा। सेना के मुताबिक अर्जुन नाम के इस बाज पर कैमरा भी फिट किया जा सकता है ताकि ये दुश्मन के इलाके में घुसकर वहां की तस्वीरें भेज सके। इसके अलावा दुश्मन के ड्रोन पर हमला करने के लिए ये एंटी ड्रोन सिस्टम की तरह काम करेगा। बताया गया कि सेना जल्द ही इसकी तैनाती पंजाब में पाकिस्तान सीमा के नजदीक कर सकती है, जहां से पाकिस्तान अक्सर ड्रोन के जरिए न सिर्फ हथियार बल्कि ड्रग्स भी भारत में भेजने की फिराक में रहता है। खबर है कि यूपी के मेरठ में सेना इस तरह के कई बाजों को ट्रेनिंग देने में जुटी है। उधर उत्तराखंड के नैनीताल से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां मामूली सी बात पर दो पक्षों में बवाल हो गया, जिसके बाद जमकर मारपीट हुई है और दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर ताबड़तोड़ लात घूंसों से वार करने लगे। देखते ही देखते सड़क पर दोनों पक्ष के लोग जमा हो गए। जो जिस पर भारी पड़ा उसने उसको पीटना शुरू कर दिया। इस बीच वहां पर कुछ और महिलाएं मौजूद थीं जो एक दूसरे पर हमला करती दिखी। हर कोई एक दूसरे को पीटने में लगा था। एक लड़के ने तो हाथ में बैट उठा लिया और दूसरे पक्ष को पीटने लगा। बताया गया कि पार्किंग के मुद्दे पर दोनों पक्ष में विवाद हो गया था। और इस मारपीट पे दोनों पक्ष के कई लोग गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं वहां मौजूद कुछ लोगों ने मारपीट का वीडियो बना लिया जो अब वायरल हो रहा है। वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इधर दिल्ली के पास गाजियाबाद से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक हाउसिंग सोसाइटी के लिफ्ट में करीब आधे घंटे तक 3 बच्चियां फंसी रहीं। बताया जा रहा है कि तीनों बच्चे 20वीं मंजिल से खेलने के लिए ग्राउंड फ्लोर पर जा रहे थे। तभी जैसे ही लिफ्ट 11वीं मंजिल पर पहुंची वो रुक गई और उस लिफ्ट को खोलने के लिए तीनों बच्चियां काफी देर तक मशक्कत करती रहीं। सामने आए वीडियो में दिखा कि उन्होंने अपनी तरफ से हर वो कोशिश की जिससे लिफ्ट का दरवाजा खुल जाए। बच्चों ने बाहर निकलने के लिए कई बार अलार्म भी बजाया। 3 बच्चियां थी जो कि लिफ्ट के अंदर फंस गई थी। आरोप है कि बच्चों के अलार्म बजाने के बावजूद सोसाइटी का कोई सुरक्षा कर्मी उन्हें बाहर निकालने के लिए वहां नहीं पहुंचा। बच्चों का रो के बहुत बुरा हाल था, डरे हुए। बताया गया कि वो बच्चे 24 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे। उधर उत्तराखंड के नैनीताल से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां मामूली सी बात पर दो पक्षों में बवाल हो गया, जो तस्वीरें आपने देखी। और इधर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से खबर, जहां पर चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। चोरी के आरोप में एक लड़के के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। उसके हाथ रस्सी से बांध दिए गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दिखा कि कुछ लोग उस लड़के के साथ बेरहमी से मारपीट कर रहे थे। इतना ही नहीं, लोगों ने आरोपी लड़के का हाथ रस्सी से बांध दिया और उसको थप्पड़ से मारने लगे। इस बीच लड़का चोरी के आरोप से इनकार कर रहा था। आरोप है कि लड़का खेत से धान की चोरी कर रहा था और उसी दौरान वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया। फिर उस लड़की को बेरहमी से पीटा। किसी ने इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वहीं मारपीट की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और लड़के को हिरासत में ले लिया। उधर अमेरिका के हवाई राज्य में फटे दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी का लावा 200 फीट तक आसमान में उछला। 38 साल बाद इतने बड़े ज्वालामुखी के फटने से लोग पहले ही दहशत में थे, लेकिन अब उनका डर और बढ़ गया, क्योंकि ज्वालामुखी का लावा आसमान की तरफ कई मीटर तक उछल रहा है। सामने आए वीडियो में धधकते लावे से शोले निकलते दिखाई दिए। वहां आसपास लावा ऐसे बहता दिखा मानो आग की कोई नदी बह रही हो। ज्वालामुखी में जोरदार विस्फोट के साथ लावा दूर तक फैलता नजर आया।
जबकि उससे उठने वाले धुएं का आसमान में कब्जा दिखाई दिया। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा रात में कई किलोमीटर दूर तक दिखा। अमेरिका के हवाई राज्य में फटे माउना लोआ ज्वालामुखी ने लोगों को मुश्किलों में डाल दिया है, क्योंकि जहरीली गैस और धुएं के कण हवा में घुल रहे हैं। यही वजह है कि प्रशासन ने लोगों को घर खाली करने के लिए तैयार रहने की चेतावनी भी जारी कर दी है। साल 1984 के बाद अमेरिका के हवाई राज्य में इस ज्वालामुखी में इतना तेज विस्फोट हुआ है। हालांकि 1843 के बाद से अब तक ये 33 बार फट चुका है। उधर चीन में जीरो कोविड पॉलिसी पर मचे घमासान के बीच आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा। चीन की सरकार के तेवर नरम तो हैं, लेकिन अब तक वो ये बता नहीं पाई है कि जीरो कोविड पॉलिसी में क्या बदलाव होगा। इसी से जुड़ा चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चाओ लिचेन का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया, जिसमें जीरो कोविड पॉलिसी पर सवाल सुनते ही उनकी बोलती बंद हो गई। कई देशों के पत्रकार वहां मौजूद थे और मंच पर खड़े थे चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चाओ लिचेन। बाकी सारे सवालों का फर्राटेदार जवाब देने के बाद इस सवाल पर उनके होश उड़ गए। थोड़ी देर तो सन्नाटा पसरा रहा। सवाल अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के एक पत्रकार ने पूछा था। कुछ देर चुप रहने के बाद चाओ लिचेन ने सवाल दोबारा पूछने को कह दिया, लेकिन जवाब वो फिर भी नहीं दे पाए। बस सवाल में ही खामी निकाल कर निकल गए। लेकिन चीन में लगी आग पर इसे चाओ लिचेन की नहीं बल्कि चीन की सरकार की बेबसी माना जा रहा है। चीन अब तक नहीं समझ पा रहा कि वो आंदोलनों के सामने घुटने टेक दे या अपने ही लोगों के घुटने तोड़ दे। पूरी दुनिया अब चीन को नसीहत देने में लगी है। प्रदर्शनों को ताकत के दम पर कुचलने की कोशिशों के लिए चीन को कोसा जा रहा है। इसीलिए चीन पर दबाव भी हर पल बढ़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि चीन ने अभी तक जीरो कोविड पॉलिसी में बदलाव का ऐलान नहीं किया। हालांकि ये भरोसा जरूर दे रही है कि पॉलिसी में बदलाव किया जाएगा, और उसके दिए भरोसे का जरा भी असर चीन के हालात पर नहीं दिख रहा। चीन के उन शहरों की गिनती लगातार बढ़ रही है जहां चीन की सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज हो रहे हैं। चीन की सरकार की तरफ से कॉलेजों की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। यहां तक कि हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को भी छुट्टियों में अपने घर जाने का आदेश दे दिया गया है। चीन के मीडिया में ये तक छापा गया कि घर जाने के लिए छात्रों को यात्रा का खर्च भी सरकार देगी, लेकिन छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऊपर से छात्रों की शिकायत यह है कि चीन की कम्युनिस्ट सरकार का कोई भी अधिकारी उनसे बात करने को तैयार नहीं है। शी जिनपिंग की सरकार ने अब तक ये भी नहीं बताया है कि कोविड पॉलिसी के किन प्रावधानों को बदलने पर विचार किया जा रहा है। इसीलिए अब चीन में चल रहा आंदोलन जीरो कोविड पॉलिसी से काफी आगे बढ़ चुका है। माना जा रहा है कि चीन के लोगों को अब सिर्फ कोरोना वायरस पर हो रही सख्ती से ही शिकायत नहीं है, बल्कि इस आंदोलन ने कम्युनिस्ट पार्टी की उनके ही देश में पोल खोल कर रख दी। व्हाट्सएप और ट्विटर जैसे ऐप पर चीन में बैन है। वहां की सरकार ने विदेशी वेबसाइटों तक को बैन किया हुआ है। न कोई विदेशी अखबार, न चैनल और न ही वेबसाइट। चीन के लोग सिर्फ वही देखते और सुनते हैं जो उन्हें चीन की सरकार दिखाती और सुनाती है। लेकिन इस बार हवा बदल रही है। खबर है कि व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप, टेलीग्राम का इस्तेमाल वहां के छात्र बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। भारत के लोगों के लिए टेलीग्राम चलाना मामूली बात है, लेकिन चीन में ये गैर कानूनी है। खबर है कि वहां के आंदोलनकारी युवा टेलीग्राम का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ तक कि चीन के पुलिस वाले लोगों के फोन में टेलीग्राम मिलते ही उन्हें जेल में डाल रहे हैं। इसीलिए अब वहां के लोगों को सेंसरशिप से घुटन महसूस होने लगी है। ज्यादातर प्रदर्शनों में सेंसरशिप के खिलाफ आवाज उठ रही है। लोग दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन की सरकार ने उनके मुंह पर ताला लगाया हुआ है। उधर उत्तर प्रदेश के कानपुर से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जहां छेड़छाड़ के आरोप में रिक्शा ड्राइवर के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। उसके आधे बाल भी काट दिए गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें देखा गया कि कुछ लोग उस लड़के के साथ मारपीट करने लगे। इतना ही नहीं, इसके बाद लड़के का आधा सिर गंजा कर दिया और उसको खिड़की से बांध दिया। इस दौरान उसकी मां हाथ जोड़कर लोगों से ना मारने की गुजारिश करती रही, लेकिन किसी को रहम नहीं आया। लड़की से छेड़खानी करने के आरोप में वहां मौजूद लोगों ने रिक्शा ड्राइवर को पकड़ लिया, फिर उस लड़के को बेरहमी से पीटा। किसी ने इस घटना का वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं मारपीट की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और मामले की जांच में जुट गई। इधर हरियाणा के पानीपत में एक बुजुर्ग महिला ने 22 लाख का बिजली बिल आने पर ढोल बजाकर प्रदर्शन किया, और इसके लिए वो बिजली विभाग के दफ्तर पहुंच गई और ढोल बजाकर अनोखे अंदाज में विरोध जताया। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग बिजली विभाग के दफ्तर के सामने बैनर लेकर खड़े दिखाई दिए, जिस पर 22 लाख रुपए के बिजली बिल का जिक्र था। इस बीच वहां प्रदर्शन के लिए ढोल भी बजते नजर आए।
इसके बाद कुछ लोग मिठाई लेकर दफ्तर के अंदर भी पहुंच गए। इस दौरान उन लोगों की एक अधिकारी से बहस भी हुई। मेरा 600 बिल आता था। वहीं बिजली विभाग के अधिकारी ने बुजुर्ग महिला पर आरोप लगाकर इस मामले को राजनीतिक बता दिया। कुछ लोग राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। बिजली विभाग के जिस दफ्तर में महिला ने प्रदर्शन किया, वहाँ के अधिकारी ने अलग ही दलील दी। उन्होंने बताया कि शिकायत करने वाली महिला का मामला उनके इलाके में नहीं आता और इसी वजह से उन्होंने महिला को सलाह दी कि वो सही जगह जाकर शिकायत करें। झारखंड के धनबाद से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां एक पालतू कुत्ते का जन्मदिन मनाया गया और उसके जन्मदिन में करीब 300 लोगों को बर्थडे कार्ड भेजकर आमंत्रित किया गया। जिसने भी कार्ड देखा वो हैरान रह गया। ये हैरानी उस वक्त और बढ़ गई जब गांव समेत आसपास के 300 लोग गेस्ट हाउस में आयोजित पार्टी में पहुंचे। मेहमानों ने जन्मदिन पर कुत्ते को गिफ्ट दिया। खास बात यह रही कि कुत्ते की मालकिन ने उसकी आरती उतारी, इसके साथ ही अपने बच्चे की तरह उसे प्यार करती रही। इसके बाद जन्मदिन पर केक काटा गया। इस बीच लोगों ने उसे गिफ्ट भी दिए और इसमें सोने के लॉकेट भी थे। केक काटने के बाद लोगों को खाना भी खिलाया गया। उधर पाकिस्तान की अभिनेत्री आयशा उमर को सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के रिश्ते में आई दरार की वजह बताया गया और सोशल मीडिया पर आयशा उमर की आलोचना होने लगी, जिसके बाद आयशा ने इस पूरे विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी और जवाब दिया कि वो शोएब मलिक से शादी नहीं करेंगी। आयशा उमर ने सवाल पूछने वाले से यह भी कहा कि शोएब मलिक की शादी हो चुकी है और वो शोएब और सानिया दोनों की बहुत इज्जत करती हैं। पाकिस्तान की अभिनेत्री आयशा उमर की इसलिए आलोचना की गई थी क्योंकि उन्हें सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के रिश्ते में आई दरार की वजह बताया गया था। ये तक खबर उड़ी कि नौबत तलाक तक पहुंच चुकी है और इसकी वजह आयशा उमर है। इस मामले में शोएब और सानिया मिर्जा ने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन आयशा ने चुप्पी तोड़ी और अपने और शोएब मलिक के रिश्ते पर उंगली उठाने वालों को जवाब दिया और अफवाहों पर फुल स्टॉप लगाने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश के हरदोई में मारपीट करने का, हैरान करने का एक वीडियो सामने आया। वहां लोगों ने एक आदमी को चोर समझकर पीटा, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ लोग एक आदमी को खंबे से बांधते दिखे और इस दौरान उसके साथ मारपीट भी की गई। आदमी से पहले नाम और पता पूछा, लेकिन जब उसने नहीं बताया तो उसकी पिटाई कर दी। उसके आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। आरोप है कि आदमी धान से भरे बोरे की चोरी कर रहा था, जिसके बाद लोगों ने उसे पकड़ लिया। फिर उसका हाथ खंबे से बांधकर उसे पीट दिया गया। मारपीट का वीडियो वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। इस बीच किसी ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को अपने साथ ले गई है। उधर पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर 5,500 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिसके लिए सरकार ने 30 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी, जिसकी जानकारी बीएसएफ के डीजी ने दी। उन्होंने सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों के लिए इसे अहम फैसला बताया। जवानों को सीसीटीवी कैमरे लगने की वजह से सीमा पर कड़ी निगरानी रखने में पहले से ज्यादा मदद मिलेगी। इधर गुजरात में नकली नोट का कारोबार करने वाले दोषियों को पहली बार सजा सुनाई गई। दोनों दोषी बिहार के रहने वाले हैं और उन पर गुजरात में नकली नोटों का कारोबार चलाने का आरोप लगा था। जांच में गुजरात की एनआईए कोर्ट ने दोनों को दोषी पाया और पहली बार इस मामले में सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों ही दोषियों को 7 साल के लिए जेल भेज दिया और 10,000 का जुर्माना भी लगाया। इस बीच बीसीसीआई ने नई क्रिकेट सलाहकार समिति का ऐलान कर दिया, जिसमें टीम इंडिया के 3 पूर्व खिलाड़ियों को शामिल किया गया, जिनके कंधों पर बीसीसीआई के नए चयनकर्ताओं को नियुक्त करने की जिम्मेदारी होगी। नई क्रिकेट सलाहकार समिति में पूर्व क्रिकेटर अशोक मल्होत्रा, जतिन परांजपे और सुलक्षणा नायक को शामिल किया गया। इधर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसका वीडियो पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें एक बेकाबू कार डिवाइडर से टकराती नजर आई। वीडियो में देखा कि तेजी से एक कार पहले तो डिवाइडर से टकराई, फिर पीछे से आ रहे स्कूटर ने कार में टक्कर मार दी, जिससे स्कूटर पर सवार लड़के को गंभीर चोटें आई हैं। जिसके बाद आसपास मौजूद लोग कार में सवार आदमी की मदद के लिए पहुंचे और उसे निकालने की कोशिश करने लगे। इस हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए, उसकी छत पूरी तरह पिचक गई और खिड़कियों के साथ दरवाजे भी टूट गए। बताया गया कि जिस वक्त यह हादसा हुआ, कार में सिर्फ ड्राइवर मौजूद था और रफ्तार ज्यादा होने से उसका कार पर काबू नहीं रहा, जिसकी वजह से गाड़ी सीधा डिवाइडर से जा टकराई। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर आफ्ताब अमीन पूनावाला का आज तिहाड़ जेल में पोस्ट नार्को टेस्ट होगा, जिसमें एफएसएल की टीम के सदस्य और केस की जांच करने वाला जांच अधिकारी भी शामिल रहेगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें,
ये जो पोस्ट नार्को टेस्ट होगा, इसमें वही सवाल अब आफ्ताब से पूछे जाएंगे जो नार्को टेस्ट के दौरान पूछे गए थे। नार्को टेस्ट के दौरान क्योंकि वो आधी बेहोशी की हालत में था और उस दौरान जो वो जवाब दे रहा था, अब वो देखा जाएगा कि क्या वो जवाब वो एक बार फिर से देता है या फिर से पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई है। अक्सर नार्को टेस्ट में सवालों के जवाब को मैच करने के लिए, ये तय पता करने के लिए कि आरोपी ने कहीं गलत तो जानकारी नहीं दी है, ये पोस्ट नार्को टेस्ट किया जाता है। खबर है कि चीन की चुनौती से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया और ताइवान अपने रिश्तों को मजबूती देने में जुट गए, क्योंकि पश्चिमी मीडिया चीन को सिर्फ ताइवान ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बता चुका है। जिसकी एक बड़ी वजह यह है कि चीन इंडो पैसिफिक रीजन में अपना दबदबा कायम करना चाहता है, जिसे पूरा करने के लिए वो ऑस्ट्रेलिया के पास बसे सोलोमन आइलैंड्स के साथ सुरक्षा समझौता भी कर चुका है और ऑस्ट्रेलिया को आशंका है कि चीन वहां अपना मिलिट्री बेस बनाने की तैयारी में जुटा है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने चीन को झटका देने के लिए ताइवान से अपनी नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी और उसे अपने देश में निवेश के लिए न्योता दिया। यानी अगर ताइवान की घेरेबंदी कर चीन उसके लिए आपदा साबित हो रहा है तो ऑस्ट्रेलिया उसे अवसर देता नजर आ रहा है, क्योंकि खबर है कि ताइवान की कई बड़ी कंपनियां जंग के माहौल से परेशान हो चुकी हैं और किसी ऐसे देश में पहुंचना चाहती हैं जहां कारोबार का बेहतर माहौल उन्हें मिल सके। ताइवान की ऐसी कंपनियों के लिए ऑस्ट्रेलिया पहली पसंद बन सकता है। इधर मध्य प्रदेश के रीवा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां मोटरसाइकिल पर सवार दो बदमाश एक महिला की चेन लूटकर फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें शहर के नेहरू नगर इलाके में एक महिला सड़क से गुजरती दिखाई दी। इसी दौरान सामने से एक मोटरसाइकिल आती नजर आई, जिस पर दो बदमाश सवार थे। इससे पहले कि वो महिला कुछ समझ पाती, मोटरसाइकिल के पीछे बैठे बदमाश ने महिला के गले से चेन उड़ा ली और फिर देखते ही देखते दोनों बदमाश वहां से फरार हो गए। एक महिला जो है अपने घर से स्कूल की तरफ जा रही थी और अज्ञात दो मोटरसाइकिल सवार चैन स्नैचिंग की गई है। इस घटना के बाद पुलिस ने फौरन केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी वीडियो के आधार पर दोनों बदमाशों की तलाश की जा रही है। यही नहीं, पुलिस ने दोनों बदमाशों पर 3000 रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया है। गुजरात में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की ताबड़तोड़ रैलियां हैं। प्रधानमंत्री मोदी बनासकांठा के कनकराज, पाटन, सोजीतरा और अहमदाबाद में ताबड़तोड़ जनसभाएं करेंगे। पीएम मोदी की पहली रैली कनकराज में सुबह 11 बजे होगी, जबकि पाटन में दोपहर 12:30 बजे उनकी रैली होनी है और इसके बाद पीएम मोदी की सोजीतरा में भी दोपहर 2:30 बजे और अहमदाबाद में उनकी आज आखिरी रैली शाम 7 बजे होगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी दूसरे चरण के लिए लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और इसी कड़ी में सुबह 10 बजे महेसाना में उनकी जनसभा होगी। दोपहर 2:30 बजे अमित शाह की बीजापुर में जनसभा है। शाम 4 बजे वडोदरा में रोड शो करेंगे और इसके बाद आखिरी शाम 7 बजे अमित शाह की अहमदाबाद में एक जनसभा होनी है। फुटबॉल वर्ल्ड कप में अमेरिका से ईरान की हार पर जश्न मनाने वाले एक शख्स की वहां की पुलिस ने हत्या कर दी। ये आरोप जश्न मना रहे दूसरे प्रदर्शनकारियों ने लगाया। आरोप है कि जैसे ही 27 साल के इस शख्स ने ईरान की हार के बाद अपनी कार का हॉर्न बजाया, पुलिस ने उसके सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। ये घटना ईरान के बंदर अंजली शहर की बताई गई। उस शख्स का जश्न मनाने का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो फुटबॉल वर्ल्ड कप में अमेरिका से ईरान की हार के बाद हाथों में केक लेकर झूमता नजर आया। 2 दिन पहले फीफा वर्ल्ड कप में ईरान का अमेरिका की टीम से मुकाबला हुआ था, जिसमें वो हार गई। उसके बाद ईरान में बड़ी संख्या में लोग दुखी होने के बजाय जश्न मनाते दिखे थे, क्योंकि बीते करीब 2 महीने से ईरान में हिजाब और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। इसी वजह से वो इन हालात में ईरान की टीम के फुटबॉल वर्ल्ड कप में जाने से नाराज थे। ईरान के लोगों का मानना है कि उनकी फुटबॉल टीम वहां की सरकार का हिस्सा है। बेंगलुरु में रेस्टोरेंट कर्मचारी से मारपीट के मामले में बीजेपी नेता के बेटे पर केस दर्ज कर लिया गया। आरोप है कि खाना नहीं देने पर बीजेपी नेता के बेटे ने रेस्टोरेंट में काम करने वालों की पिटाई की। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कई लोग रेस्टोरेंट के कुछ कर्मचारियों को पीटते नजर आए। सामने आए वीडियो में रेस्टोरेंट के बाहर भारी भीड़ दिखाई दी, जबकि भीड़ के बीच से कुछ लोग रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोगों को बाहर खींचते नजर आए। जैसे ही वो उन्हें बाहर निकालने में कामयाब हुए, उन्होंने कर्मचारियों पर हमला बोल दिया। रेस्टोरेंट के बाहर निकालने के बाद वो लोग कर्मचारियों पर घूंसों की बरसात करते दिखाई दिए। हालांकि काफी देर बाद जाकर मामला शांत हुआ। पुलिस ने वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी नेता केसी रामचंद्र के बेटे धनुष और 15 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। उधर कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक रिहायशी इलाके के एक फ्लैट में आग लग गई। लेकिन बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के हाथ पांव तब फूल गए जब देखते ही देखते आग ने भयानक रूप धारण कर लिया। और इस दौरान फ्लैट में लगी एसी में हुए जोरदार धमाके ने आसपास के इलाके को थर्रा दिया।
एसी में हुए धमाके के बाद वहां रहने वाले लोग दहशत में भर गए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया है उसमें फ्लैट से आग की लपटें निकलती दिखी हैं, जबकि उससे निकलने वाला काला धुआं आसपास के इलाके में फैलता नजर आया। आग लगने की वजह से इमारत के नीचे लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों को इस बात का डर सताने लगा कि कहीं आग दूसरे घरों में न फैल जाए। फौरन मामले की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद वहां पहुंचे दमकल के कर्मचारियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि इस बात का पता नहीं चल सका कि फ्लैट में आग कैसे लगी थी। इस बीच ईडी ने टीडीपी के पूर्व विधायक जेसी प्रभाकर रेड्डी और उनके परिवार पर बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने ट्रक घोटाले में पूर्व विधायक और उनके परिवार की 22 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली। और यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि आरोप है कि उन्होंने BS3 गाड़ियों को खरीदकर उन्हें BS4 में फर्जी रजिस्ट्रेशन कराकर बेचा, जिससे उन्होंने करीब 38 करोड़ की संपत्ति बनाई। BS3 इंजन वाली गाड़ियां BS4 के मुकाबले ज्यादा प्रदूषण फैलाती हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में BS3 इंजन वाली गाड़ियों की बिक्री पर रोक लगा दी थी। उधर अमेरिका उत्तर कोरिया पर नई पाबंदियां लगाने की तैयारी कर रहा है, जिसकी जानकारी अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार ने दक्षिण कोरिया में हुए एक सम्मेलन में दी। क्योंकि किम जोंग उन अमेरिका की चेतावनियों के बाद भी मिसाइलों का टेस्ट नहीं रोक रहे हैं। हाल के दिनों में भी उत्तर कोरिया ने कई मिसाइलों का परीक्षण कर अमेरिका को चेतावनी दी। ऐसे में अब अमेरिका किम जोंग उन को सबक सिखाने के लिए नई पाबंदियां लगाने की तैयारी में जुट गया है। अहमदाबाद में रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री ने एक एम्बुलेंस को रास्ता दिया। पीएम का रोड शो अहमदाबाद के 5 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरा और इसी दौरान प्रधानमंत्री ने एक एम्बुलेंस को रास्ता दिया। प्रधानमंत्री एक खुली गाड़ी में सवार होकर सड़कों पर निकले थे और लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे थे। तभी पीछे से एक एम्बुलेंस आई, जिसके बाद प्रधानमंत्री की गाड़ी एक तरफ हुई और एम्बुलेंस को आगे निकलने का रास्ता दिया गया। इधर महाराष्ट्र के नवी मुंबई में बकाया वेतन मांगने पर दुकान के मालिक ने कर्मचारी पर हमला बोल दिया। मारपीट की इस घटना की तस्वीर वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें लाल टी शर्ट पहने छोटू नाम का एक कर्मचारी दुकान के मालिक से बकाया वेतन मांगता दिखा। कुछ देर तक तो उनके बीच बात होती रही, लेकिन अगले ही पल दुकान के मालिक ने उस पर हमला बोल दिया, जिसके बाद वो भी दुकान के मालिक से भिड़ गया। मारपीट होती देख वहां मौजूद दूसरे कर्मचारियों ने दोनों को पकड़ लिया, लेकिन इसके बाद भी दुकान का मालिक कर्मचारी से मारपीट करता रहा। हालांकि इसके बाद भी किसी तरह से दोनों को अलग किया गया। दुकान में काम करने वाले उस कर्मचारी का आरोप है कि मारपीट की वजह से उसके सिर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं इस मामले में पुलिस ने कर्मचारी छोटू की शिकायत पर 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। फ्रांस की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी ने चिंता जताई कि अगर वहां बिजली संकट ऐसे ही बना रहा तो लोगों के मोबाइल फोन भी बंद हो जाएंगे। फ्रांस इन दिनों बिजली की भारी कमी से जूझ रहा है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस ने यूरोप के कई देशों की गैस की सप्लाई रोक दी है और उनमें फ्रांस भी एक है। वहां सर्दियों में बिजली की कमी लोगों के लिए किसी सिरदर्द से कम नहीं है, लेकिन अब एक और बड़ी परेशानी उनके सामने मुंह बाए खड़ी है और इस परेशानी का जिक्र वहां की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी ने किया। उसने कह दिया कि अगर ऐसे ही बिजली संकट बना रहा तो जल्द ही लोगों के मोबाइल फोन भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि मोबाइल टावरों को चला पाना ही मुश्किल हो जाएगा। कंपनी ने तो ये तक दावा कर दिया कि अगर लगातार 2 घंटे किसी इलाके के मोबाइल टावर बंद रहे तो इमरजेंसी कॉल भी नहीं लग पाएगी। टेलीकॉम कंपनी के मुताबिक इस समस्या से निपटने के लिए उसे हजारों मोबाइल टावरों में बैटरी बैकअप की व्यवस्था करनी होगी, लेकिन इस काम में 5 साल का लंबा वक्त लग जाएगा। इधर चीन के एक इलाके से रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक कोरोना क्वारंटीन सेंटर आग की भीषण लपटों में घिरा दिखाई दिया। ये घटना चीन के किस प्रांत या फिर किस शहर की है, इसका पता नहीं चल सका है, लेकिन क्वारंटीन सेंटर में लगी आग को देखकर लोग खौफ से भर गए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया है उसमें क्वारंटीन कैंप से आग की भयानक लपटें निकलती दिखी। वहीं लगी आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें आसमान में कई फीट ऊपर उठी दिखाई दी। काले धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को ढक लिया था। अचानक आग लगने की इस घटना की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। इस दौरान वहां फायर ब्रिगेड के कुछ कर्मचारी भी दिखाई दिए, जो आग बुझाने की कोशिश करते नजर आए। बताया गया कि जिस क्वारंटीन सेंटर में आग लगी उसमें सैकड़ों की संख्या में कोरोना पॉजिटिव लोगों को रखा गया था। हालांकि ये जानकारी नहीं मिल सकी कि आग कैसे लगी थी और इस घटना में कितने लोगों की जान गई। इस बीच अंतरिक्ष से धरती पर एक अंडा गिराने का वीडियो YouTube पर वायरल हो गया। अंतरिक्ष से अंडे की पृथ्वी पर लैंडिंग की बात ही अनोखी है, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह रही कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद अंडा टूटा तक नहीं और अंडा बिल्कुल साबुत पृथ्वी पर जा पहुंचा। ये मुश्किल एक्सपेरिमेंट करने वाले मार्क रोबर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के इंजीनियर रह चुके हैं, लेकिन उन्हें अंतरिक्ष से धरती पर बिना टूटे अंडा लैंड कराने में 3 साल लग गए। 4 नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो पाया, जिसके लिए एक रॉकेट में अंडा रखा गया और रॉकेट को एक 0 प्रेशर गुब्बारे से बांध दिया गया। गुब्बारे समेत रॉकेट ऊपर पहुंचा
और कुछ घंटों के सफर के बाद वापस धरती पर आ गया। जब रॉकेट को खोलकर देखा गया तो अंडे में एक क्रैक तक नहीं आया था। मार्क रोबर अपनी कामयाबी पर फूले नहीं समाये और उन्होंने ऐलान किया कि अगले साल वो ये एक्सपेरिमेंट मंगल ग्रह पर करने वाले हैं। बीएसएफ ने जानकारी दी कि इस साल पाकिस्तान सीमा पर 16 ड्रोन मार गिराए गए। बीएसएफ के मुताबिक पाकिस्तान ने आतंकवादियों के बजाय अब ड्रोन का इस्तेमाल तेज कर दिया है, जिनके जरिए पाकिस्तान भारतीय सीमा में न सिर्फ हथियार बल्कि बड़े पैमाने पर ड्रग्स भेजने की भी साजिश रच रहा है। बताया गया कि इसके लिए वो हेक्साकॉप्टर ड्रोन की मदद ले रहा है, जो 6 पंखों वाला बड़ा ड्रोन है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हथियार और ड्रग्स भारत में भेजे जा सकें। ये ड्रोन एक बार में 20 से 30 किलोग्राम तक का वजन उठा सकता है। इसी वजह से पाकिस्तान ने इसके इस्तेमाल में तेजी ला दी है। खबर है कि उसने चीनी तकनीक की मदद से इस ड्रोन को तैयार किया है, लेकिन इसका बड़ा ड्रोन होना ही उसके लिए काल साबित हो रहा है। और यदि पावर बड़ा होगा, ड्रोन का साइज बड़ा होगा, तो हमारे लिए भी एक बड़ा अच्छा टारगेट बनता है। बीएसएफ ने इस बात की भी जानकारी दी कि पिछले 1 महीने में ही पाकिस्तान के 3 ड्रोन ढेर कर दिए गए। इधर कर्नाटक के रायचूर से बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक व्यक्ति के पेट से, और इसी बीच बड़ी खबर आफ्ताब को लेकर हम बता दें, आफ्ताब ने वसई इलाके में रेकी की थी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वसई पुलिस सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है कि श्रद्धा का मोबाइल फोन भायंदर की खाड़ी में फेंकने से पहले आफ्ताब ने उस पूरे इलाके की रेकी की थी। इसी रेकी के दौरान वो एक मछुआरे से मिला था और ये पता किया गया था कि किस इलाके में सीसीटीवी नहीं लगा है। पूरी जानकारी लेने के बाद उसने श्रद्धा का मोबाइल फोन खाड़ी में फेंका था। पुलिस को इस बात का शक है कि आफ्ताब ने उन्हें पूछताछ में खाड़ी में मोबाइल फेंकने की गलत लोकेशन बताई थी। तो पुलिस को यह भी शक है कि श्रद्धा के मोबाइल फोन के साथ साथ आफ्ताब ने हत्या से जुड़े कई और सबूतों को भायंदर की खाड़ी में फेंका था। भायंदर की इन्हीं खाड़ी में आफ्ताब ने श्रद्धा का मोबाइल फोन फेंका और कुछ और अहम सबूत हैं पुलिस के हाथ न लगे, इसीलिए इस खाड़ी में फेंका। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि एक मछुआरे से पहले ही उसने बातचीत की, ये जानने की कोशिश की कि ऐसा कौन सा इलाका है जहां सीसीटीवी फुटेज नहीं लगा है, और उसी इलाके में जाकर उसने फोन को फेंका है। इधर कर्नाटक के रायचूर से बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक व्यक्ति के पेट से 87 सिक्के निकाले गए। सिक्कों को कुल वजन जो है वो लगभग 1.2 किलोग्राम है। डॉक्टरों के मुताबिक व्यक्ति को सीजरोपेनिया नाम की एक बीमारी है। सबसे पहले इन सिक्कों को देखिए। इनमें 5 रुपए के भी सिक्के हैं, 2 रुपए के भी सिक्के हैं और 1 रुपए के भी सिक्के हैं। अब अस्पताल के बेड पर लेटे इस मरीज को देखिए। इनका नाम दयम्पा है। इनकी उम्र 58 साल है और पेट में दर्द होने की शिकायत के बाद अस्पताल में दाखिल हुए। डॉक्टरों ने जब लक्षणों के आधार पर इनके पेट का एक्सरे और एंडोस्कोपी किया तो उनका भी सर चकरा गया। वो भी चौंक गए। व्यक्ति के पेट में सिक्के ही सिक्के दिख रहे थे। डॉक्टरों ने तुरंत मरीज का ऑपरेशन करने का प्लान बनाया, जिसके बाद दयम्पा के शरीर से कुल 187 सिक्के निकाले गए, जिनकी कुल कीमत 462 रुपए है और वजन लगभग 1 किलो 200 ग्राम। डॉक्टरों के मुताबिक कर्नाटक के लिंग शुगुर शहर में रहने वाले दयम्पा शिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी से पीड़ित हैं और उन्हें सिक्के निगलने की आदत है। शिजोफ्रेनिया के मरीज असामान्य रूप से सोचते हैं और हमेशा असहज महसूस करते हैं, इसलिए वो असामान्य व्यवहार भी करते हैं। दयम्पा का ऑपरेशन करना भी आसान नहीं था। मरीज का पेट गुब्बारे की तरह फूल चुका था और पेट के हर जगह सिक्के ही सिक्के थे। 3 डॉक्टरों की टीम ने मिलकर दयम्पा का सफल ऑपरेशन किया। उधर सऊदी अरब में होने वाले अरब देशों के सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को आमंत्रित किया गया, जिसे अमेरिका के लिए झटका माना जा रहा है, क्योंकि कभी अमेरिका के दोस्त रहे सऊदी अरब ने चीन से नजदीकी बढ़ाने का संकेत दिया और सऊदी अरब में होने वाले अरब देशों के सम्मेलन में शी जिनपिंग को न्योता दे दिया, जिसके बाद शी जिनपिंग 7 दिसंबर को सऊदी अरब पहुंचने वाले हैं। इस दौरान चीन और सऊदी अरब के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। शी का यह दौरा ऐसे समय में होगा जब सऊदी अरब की अगुवाई वाले ओपेक ने कच्चे तेल की सप्लाई में 2% कटौती का फैसला किया है, जिसकी वजह से अमेरिका को जोरदार झटका लगा था और शी जिनपिंग का सऊदी अरब का दौरा उनके लिए दूसरा बड़ा झटका होगा।
क्योंकि सऊदी अरब जाने वाले नेता कोई और नहीं, उनसे खुलकर दुश्मनी करने वाले शी जिनपिंग हैं। और अगर सऊदी अरब ने चीन के साथ तेल से जुड़ी कोई बड़ी डील कर ली तो फिर तो अमेरिका के पसीने छूट जाएंगे। उत्तराखंड की प्रसिद्ध ऋषिगंगा नदी कड़ाके की ठंड की वजह से जमने लग गई है। बद्रीनाथ धाम के पास बहने वाली इस नदी का पानी धीरे धीरे जमता जा रहा है। पहाड़ों पर लगातार सुबह और शाम के तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। उत्तराखंड के चमोली से आए इस वीडियो को देखिए। ऋषिगंगा नदी का पानी धीरे धीरे जमने लगा है। पहाड़ों में तापमान गिरने के साथ ही बद्रीनाथ के आसपास के सभी नदी नालों के पानी में बर्फ दिखने लगी है। अभी ऋषिगंगा नदी के थोड़े हिस्से में बर्फ जमी है। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है। स्थानीय लोगों के मुताबिक दिसंबर महीने में तस्वीरों में दिख रहा झरना पूरी तरह बर्फ में तब्दील हो जाता है। इधर जयपुर में 2 करोड़ के बीमा की रकम हड़पने के लिए एक आदमी ने अपनी पत्नी और उसके भाई की हत्या करवा दी। इस काम के लिए उसने हिस्ट्री शीटर को 10 लाख रुपए दिए, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश को अंजाम दिया। आरोपी ने अपनी पत्नी और उसके भाई को गाड़ी से टक्कर मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस तरीके से घटना को अंजाम दिया कि वो एक्सीडेंट लगे। बाद में पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर छानबीन में जुट गई। कि पाकिस्तान के दक्षिण वजीरिस्तान में पाकिस्तान की सेना पर हमला हो गया। यह हमला उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान की सेना के जवान सैन्य स्कूल की सुरक्षा में तैनात थे। इस दौरान उन पर कुछ हमलावरों ने अटैक कर दिया और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के सैनिकों ने एक हमलावर को मार गिराया। पाकिस्तान के सुरक्षा बल पर हुए हमले में उनका एक जवान भी घायल हो गया। उधर अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक जंगी जहाज में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से 9 लोग बुरी तरह घायल हो गए। हालांकि जंगी जहाज में आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल सका। घटना की जानकारी मिलने के बाद तुरंत आग को बुझा लिया गया, जबकि घायलों को इलाज के लिए भेज दिया गया। बिहार के मुंगेर में डीएम ने मास्टर साहब का ही टेस्ट ले लिया और डीएम साहब ने सर जी को एक सवाल को सुलझाने का टास्क दिया, लेकिन अफसोस मास्टर साहब सवाल को सुलझा नहीं पाए। फिर क्या हुआ इस रिपोर्ट में देखिए। क्लास लगी है, क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन इस क्लास में कुछ अलग है। यह मास्टर साहब खुद स्टूडेंट की भूमिका में है और डीएम टीचर की भूमिका में। मास्टर साहब ब्लैक बोर्ड पर चौक घिसे जा रहे हैं, लेकिन सवाल का उत्तर है कि लगातार उनकी पहुंच से बाहर बना हुआ। मास्टर साहब दिमाग लगाते लगाते थक गए, लेकिन सवाल का उत्तर नहीं मिल पाया। फिर डीएम साहब आए और ब्लैक बोर्ड पर कमान उन्होंने संभाली। ये मास्टर साहब का टेस्ट है। अब इन दूसरे मास्टर साहब को देखिए। डीएम साहब ने ये मैप उठाया और क्लास के बच्चों से कुछ सवाल किया। अब बच्चों को पढ़ाया ही नहीं गया तो वो कहां से बताएं? बच्चे चुप। तभी ये मास्टर साहब आए और कुछ बताने लगे। तभी डीएम साहब ने साथ चल रही कैमरा टीम को बताया कि इनकी फोटो ठीक से खींची जाए। सवाल बेहद ही सरल था, लेकिन बच्चों की क्या गलती। उन्हें पढ़ाया गया होता तब तो वो सवाल का जवाब बताते। यहाँ तो हालत ये है कि मास्टर साहब को ही ग्रह क्या होता है इस सवाल का जवाब पता ही नहीं था। अब पहले सुन लीजिए मैथ वाले मास्टर का जवाब, फिर डीएम साहब की बात आपको सुनवाएंगे। अपने तरीके से किया। सर बोले कि जब इसमें क्या परपेंडिकुलर एक दूसरे पर है तो दूसरा भी परपेंडिकुलर होगा, उसके बाद अति होगा। हम डायरेक्ट सुन लिया ना डीएम साहब। मास्टर साहब हार मानने को तैयार नहीं है। खैर अब डीएम साहब की बात सुनिए। चीज़ सुधार होनी चाहिए थी स्कूलों की पढ़ाई में, बच्चों की पढ़ाई में, वो नहीं हो पा रही है। कुछ स्कूलों में तो बेहतर सुधार हुआ है, लेकिन कुछ स्कूल है जहाँ नहीं हो पा रहा है, तो अब इन लोगों पे कड़ी कार्रवाई करने का हमने निर्देश दिया है। क्लासरूम में बच्चों से आम सवाल पूछे, जैसे वे किस देश में रहते हैं, किस राज्य में रहते हैं या उनके जिले का नाम क्या है। इसमें जो जवाब बच्चों ने दिया वो शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी था। जहाँ बच्चों ने बिहार को देश बताया, भारत की राज्य और जिला की मुफस्सिल को बताया। यहाँ तक कि उर्दू स्कूल में 5वीं क्लास के बच्चे उर्दू में अपना नाम तक नहीं लिख पाए। डीएम साहब के टेस्ट ने एक बार फिर बिहार के स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति कितनी दयनीय है इसकी पोल खोल दी है। इस बीच इलॉन मस्क एक ऐसे प्रोजेक्ट